प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानंग स्टडी की आज की इस वीडियो क्लासेस में। थोड़ा सा आज नया नया लग रहा होगा आपके लिए, क्योंकि आज हमारी शकल जो है वो भी आपके सामने उपस्थित है। आप जो लोग नहीं जानते हैं वो शकल से पहचान लें कि भाई इस तरह की शकल है हमारी। तो जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से हम एसएससी के विगत परीक्षाओं में हुए उन सारे एग्जामों के बारे में डिस्कशन करने की प्रयास कर रहे हैं जो कि पूछे गए हैं, और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जिसकी संभावना है जो आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। ध्यान रखें, अगर आप इस क्लास को लेते हैं, उस क्लास के बाद आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो को मिल जाएगी। वहाँ पर हम डेली आज की वीडियो की जो क्लास होगी, इसका जो क्यूज होगा वो हम डेली कराते हैं। यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पे इसी संबंधित, और क्यूज को आप वहाँ पे टेलीग्राम में दे सकते हैं, जिससे कि आप ये तय कर पाएंगे कि आपकी जो तैयारी है वो किस प्रकार यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं समय जाया न करते हुए, कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान से संबंधित है। ऑप्शन आपके पास अनुच्छेद 300, 290, 320 और 280। तो ध्यान रखें, इसका आंसर जो है वो है 280। 280 और 281 ये दोनों ही जो हैं वो वित्त आयोग से संबंधित हैं। भारतीय वित्त आयोग या भारतीय जो वित्त आयोग है, इसकी पहले जो वित्त आयोग था ये बना था 1951 में। अभी मैं बताऊंगा वित्त आयोग एक्चुअल में होता क्या है। 1951 में इसकी स्थापना होती है, और यहाँ पर जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे केसी नियोगी। ध्यान रखें, वित्त आयोग जो होता है ये प्रत्येक 5 साल की अवधि के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। इस नियुक्ति में यहाँ पे जो सदस्य आपसे पूछता है कि वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो ध्यान रखें 5 सदस्य होते हैं। 5 को हम 1+4 के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। 1 का मतलब 1 इसका अध्यक्ष होता है और 4 इसके सदस्य होते हैं। इस 4 में 2 जो होते हैं वो पूर्णकालिक होते हैं और 2 जो होते हैं वो अंशकालिक होते हैं। मतलब कहने का ये है कि 2 जो है वो पूरे 5 साल के लिए रहते हैं, 2 जो है वो विशेष कार्य के दौरान इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वित्त आयोग चल रहा है, वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है वो चल रहा है 15वां। अगर 15वें वित्त आयोग की बात करें तो इसका गठन जो हुआ था वो 2017 में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं NK सिंह। ध्यान रखना, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं उनका नाम है NK सिंह। और ये NK सिंह जो है, इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 5 साल के लिए 2020 से 2025 तक। ध्यान रखना, 2020 से 2020 पूरा निकल गया कोरोना की वजह से, 21 से शुरू होगा। वैसे जो है वो 2020 से 2025 तक माना जाएगा। 5 साल इसका कार्यकाल होता है। इसका जो काम होता है वो समझ लें एक बार, वित्त आयोग का काम क्या होता है। वित्त आयोग जो होता है ये राज्य सरकार, ध्यान रखें, वित्त आयोग जो होता है वो राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच में वित्त के बंटवारे के संबंधित काम करता है और अपनी सिफारिश देता है कि जितना भी टैक्स आ रहा है उसका बंटवारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार किस तरीके से करें, और उसको किस तरीके कहाँ पर कितना उसको खर्च कराएं। ये सब वित्त आयोग के सिफारिश लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है। ध्यान रखें कि वित्त आयोग की सिफारिश जो है वो सरकार माने, ये ऐसा कहीं पर वर्णन नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि वित्त आयोग की सिफारिश जो है वो मानी भी नहीं जाती है। अगर मैं आपसे बात करूँ राज्य वित्त आयोग की, तो राज्य वित्त आयोग जो है ये पहले नहीं था, राज्य वित्त आयोग भी बन चुका है। राज्य वित्त आयोग जो होता है वो 1993 से शुरू हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप का उल्लेख मिलेगा। भारतीय संविधान जब बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में जो है वो 12 अनुसूचियां काम कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसका पूछा गया है कि जो शपथ ग्रहण समारोह होता है, शपथ जो लेते हैं हमारे जो पदाधिकारी, उनको शपथ जो का सिस्टम है कौन किसको दिलाएगा, कैसे होगी, वो सब जो प्रोसेस है वो तीसरी अनुसूची में आपको यहाँ पर मिलेगा। फोर्थ अनुसूची जो है ये आपको बताती है, फोर्थ अनुसूची बताती है कि राज्यों की जो परिषद होती है, ध्यान रखना, राज्यों की जो विधान परिषद होती है, अभी तक वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, उन राज्यों की विधान जो परिषद होती है उसके सीटों का जो आवंटन होगा वो किस प्रकार होगा। सीट आवंटन की जो प्रोसेस है
वो बताती है आपकी फोर्थ। पांचवी जो है वो अनुसूचित क्षेत्र, पांचवी अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बताती है, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बताती है। और दूसरी अनुसूची आपको पता ही होगा, दूसरी अनुसूची जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष या लोकसभा डिप्टी स्पीकर, इनके बारे में आपको मिलेगा अनुसूची नंबर सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। देखिए, जो हमारी लोकसभा होती है, यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि भारत की सरकार चलती है, ये चलती है संसद से, भारत की सरकार संसद से चलती है। संसद में जो होते हैं वो 3 अंग होते हैं, ध्यान रखना। संसद में कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, ध्यान रखें, लोकसभा। एक होता है राज्यसभा, एक लोकसभा एक राज्यसभा, और बीच में होता है, बैठा होता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, इन तीनों को मिला के हमारी संसद बनती है। और संसद में आपसे पूछता है कि सदन कितने होते हैं? सदन 2 ही होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है और राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन। ठीक है, निम्न सदन और उच्च सदन बोला जाता है राज्यसभा के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि लोकसभा, जो लोकसभा में कौन बैठता है, मैं आपके लिए बता दूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। एमपी जो होते हैं सांसद, जिसको हम नॉर्मली साधारण भाषा में बोलते हैं, सांसद जो है वो आपको लोकसभा में देखने को मिलेंगे। राज्यसभा के सांसद होते हैं, इनको भी एक्चुअल में बोला सांसद ही जाता है, लेकिन इनको पूर्ण नाम के साथ राज्यसभा के सांसद के रूप में बोला। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि लोकसभा में सरकार बनती है वो लोकसभा से एक्चुअल में बनती है। तो लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद जो होता है उसका जो रूप से जवाबदेही होती है लोकसभा के प्रति, कोई भी मंत्री है, किसी तरह का कोई घटना हो जाती है, मान लो कि भारत के गृह युद्ध छिड़ जाता है भारत में। गृह युद्ध का मतलब लोग आपस में लड़ने लगते हैं, तो इस गृह युद्ध की सिचुएशन में जो गृह मंत्री होते हैं उनकी जवाबदेही बनती है कि गृह मंत्री को जवाब देना होगा लोकसभा में कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए, क्या कारण रहा जो उनकी सरकार इस समय फेल हो गई। तो इस सारे जवाबदेही का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कौन से अनुच्छेद में मिलेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे हैं 29, 75, 35 और 302। तो ध्यान रखना, इसका आंसर जो है वो है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि कोई भी मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद मंत्रियों का ग्रुप होता है, ध्यान रखें, एक मंत्रिपरिषद होता है और एक होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में डिफरेंट क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए, जैसे कि फोटो को हटा देते हैं अपनी, ज्यादा सुतरी नहीं लग रही है। देखिए, डिस्टर्ब कर रही है, दिमाग जो है वो फोटो की तरफ जा रहा है, पढ़ाने की तरफ कम जा रहा है। तो मंत्रिमंडल क्या मतलब होता है? जैसे मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं वैसे, लेकिन हम 2 प्रकार के रूप में हम लिखें। जैसे एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, यानी कैबिनेट मंत्री उनको बोलते हैं जो मुख्यमंत्री होते, मुख्य होते हैं। ठीक है, जैसे रक्षा मंत्री अभी जो है हमारे राजनाथ सिंह हैं, विदेश मंत्री जो हैं वो एस जयशंकर हैं। अगर आपसे पूछे गृह मंत्री कौन है तो अमित शाह हैं। तो उनके साथ साथ उनको सहयोग करने के लिए यहाँ पे एक प्रकार के मंत्री और बनाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक राजमंत्री होते हैं और दूसरे होते हैं राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार। राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार का मतलब होता है ये अपने, इनके पास ज्यादा अधिकार होते हैं राजमंत्री की, नॉर्मल राजमंत्री की अपेक्षा। ठीक है, तो इन तीनों प्रकार के मंत्रियों को अगर मिला दिया जाए तो जो मंत्री संगठन बनता है इनका, उसको हम बोलते हैं मंत्रिमंडल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों को मिलाया जाए तो यहाँ पे बनता है मंत्री परिषद। तो जो मंत्री परिषद होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या रहेगा, जिम्मेदार रहेगा। ये आपको अनुच्छेद नंबर 75 में मिलेगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत की सीमा में आने वाले सभी प्राधिकरण दीवानी या न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, कहाँ अगर भारत के क्षेत्र है, जहाँ जहाँ भारत का राज्य है, भारत के क्षेत्र में कहीं पर कोई भी प्राधिकरण, कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी दीवानी, कोई भी न्याय, दीवानी तथा न्यायिक का मतलब है यहाँ पर कोई कोर्ट वगैरह में दीवानी और फौजदारी के यहाँ पर केस चलते हैं, जमीन वगैरह से संबंधित
जो केस होते हैं उनको दीवानी संबंधित बोलते हैं। फौजदारी से वो केस बोलते हैं जिसपे क्या होता है, लड़ाई दंगा होता है। तो ये सब जो है भारत के क्षेत्र में आने वाले जो क्षेत्र हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से विरुद्ध अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो उसका पालन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का उसमें सहयोग करेंगे। तो ये किस अनुच्छेद के तहत आएगा, इसका क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका आंसर होगा 144। ये क्वेश्चन 2019 में एसएससी सीयू के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, 144 के तहत जितने भी प्राधिकरण या विदेश का ही कोई कंपनी क्यों ना हो भारत में अगर आती है तो वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समान रूप से स्वीकार करेगी और उनका हेल्प करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भारत संविधान के अनुच्छेद अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है। देखो मवेशी यानी पशु जो होते हैं पालने वाले, चाहे वो गाय भैंस घोड़ा गधा, ये सब मवेशी कहलाते हैं। और पशुपालन का जो विषय है ये अवशिष्ट सूची, संघ सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची। ये जो विषय है एक्चुअल में पहले ये समवर्ती सूची में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जो है ये राज्य सूची में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि मवेशियों से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, पालने वाले पशुओं से संबंधित जो भी नियम कानून बनाने होते हैं, जो भी रेगुलेशन बनाने होते हैं, उसको बनाती है राज्यों की सरकार। राज्यों की सरकार। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको मैं दूं, जैसे आपको लगा होगा, आपको सुनने में आया होगा कि गौ हत्या, गाय की हत्या जो है बहुत सारे राज्यों में जो है बैन है। आप गाय का व्यापार नहीं, काट के मांस का व्यापार, इसको बीफ बोलते हैं, नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो चीज़ है वो सब भारत के राज्यों में बैन है। भारत में बैन नहीं, ध्यान रखना। लेकिन भारत के कुछ राज्य हैं जैसे पूर्वोत्तर राज्य हो गए या कुछ हमारे साउथ के केरल है और तमिलनाडु है तो गोवा है, तो वहाँ पर गाय का मांस खाना या बेचना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की राज्यों की सरकार ने इससे संबंधित कोई कठोर कानून नहीं बना रखा है, वो छूट दे रखी है। तो ये जो सिस्टम है कि गाय एक मवेशी है, तो इस तरह से कहाँ पर क्या होगा, किस तरह का क्या यहाँ पे रहेगा, ये सब जो है वो राज्य सूची में आता है। राज्यों पे निर्भर करता है कि वो राज्य अपने यहाँ पर इनसे संबंधित कौन सा कानून बनाएंगे। ठीक है, राज्य कल को ये कहते हैं कि गाय पालना अपराध है तो कोई भी व्यक्ति गाय नहीं पालेगा। ठीक है, ऐसा नियम बना दे तब। ठीक है, तो दूसरे अगर हम केंद्र सरकार की बात, ध्यान रखना, केंद्र सरकार पहले इस पे लास्ट टाइम केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया हुआ है। वो कानून ये था कि पशुओं पर कोई क्रूरता करता है, कोई पशुओं को अत्याचार के द्वारा उसको मारता है, पीटता है या उनको परेशान करता है, तो उन पे एक तरह की कार्रवाई की जाएगी, जिसको एक अधिनियम आया था 1960 में, जिसको हम बोलते हैं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम। ठीक है, ये आया था 1900। इसके बाद से केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने कोई भी मवेशियों से संबंधित कानून नहीं बनाया। देखो केंद्र सरकार तो हर क्षेत्र में कानून बना सकती है, चाहे वो इनमें इन सूचियों में है या इन सूचियों में नहीं है, उसके पास तो अधिकार बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन राज्य जो है वो अपने राज्य के संबंधित विषय में ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन चलता किसका है, ये चलता है आपका केंद्र का। मैं बताऊं, ये हम बात कर रहे हैं 7वीं अनुसूची की। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में ये 3 प्रकार की सूची दी गई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट है संघ सूची, सेकंड है राज्य सूची और थर्ड है आपकी समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का संबंध किससे संबंधित है। जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 है ये सती से, उपाधियों से, अस्पृश्यता से या दासता से संबंधित है। तो ध्यान रखना, मैंने मौलिक अधिकारों में इसको बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो क्लास नहीं देखी है तो आप यूट्यूब चैनल पे हमारे पे जाइए और वहाँ पे देखिए, मौलिक अधिकारों की क्लास आपको मिलेगी। थंबनेल पे जाए, थंबनेल आपको मिलेगा मौलिक अधिकार लिखा हुआ, उसको एक बार देखिए। आप विश्वास मानिए आपके 70 से 80% जो क्वेश्चन आपके पॉलिटिक्स के आते हैं वो इन्हीं से संबंधित आते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ संविधान से संबंधित। ये आप विश्वास मानिए मुझ पर
कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ से 70 से 80% आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, चाहे वो आपका एग्जाम एसएससी जीडी का हो, चाहे आपका एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस का आने वाला है, उत्तर प्रदेश पुलिस का हो या रेलवे का हो। ठीक है, ये सारे एग्जाम यहीं से ही बनेंगे। अस्पष्टता का अंत जो होगा वो आपको मिलेगा 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो धर्म, नस्ल, लिंग या जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये बताते हैं कि आप किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है, भेदभाव नहीं करेंगे। जाति के आधार पर नहीं करेंगे, उसका जेंडर क्या है, महिला है पुरुष है, नहीं करेंगे। नस्ल उसकी किस प्रकार की है उस पर नहीं करेंगे। जन्म उसका कहाँ हुआ है, भारत के किसी भी राज्य का हो सकता है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे किसी अन्य राज्य का हो, भारत के क्षेत्र में अगर वो है तो आप कोई भी भारत का व्यक्ति, भारत के अंदर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को या बाहर का व्यक्ति भारतीयों के साथ किसी भी तरह का, भारत के नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसका आंसर है, ध्यान रखना, 15। अभी मैंने बताया था 25 में क्या है, अभी मैंने अवश्य वाले क्वेश्चन में बताया था 25 में क्या है, बताइए 25 में क्या था। इससे पहले वाला क्वेश्चन 25 में बताया था, एक मिनट, शायद बताया था मैंने 25 में। चलिए पीछे निकलेगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ 15 बताया था, 25 में नहीं। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, आंसर जो है उसका 25 में आएगा, 15, सॉरी। भारत संविधान का भाग 8 है, भाग 8 जो है वो किससे संबंधित है, तो भाग 8 जो है वो केंद्र शासित राज्यों से संबंधित। ध्यान रखना, मैं इसको याद करने की तरीका बताता हूँ कि भाग जो 8 है, टोटल संविधान में शुरुआत में 22 भाग थे, अभी जो है वो कितने भाग है, 25 भाग है। इन भाग 8 में जो है आपको मिलेगा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र शासित प्रदेशों का मतलब यहाँ पे ये है कि यूटी, यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी, इनकी संख्या वर्तमान में जो है वो 8 है। ध्यान रखना, वर्तमान में इनकी संख्या भी 8 है, और ये किस भाग में मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे भी भाग 8 में। कौन से हैं केंद्र शासित प्रदेश, इनके बारे में एक बार फिर बता देता हूँ। 8 संख्या है जिनकी, 8 संख्या है। एक तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उसके बाद एक आपका चंडीगढ़, दिल्ली, उसके बाद पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर, नागर हवेली, दमन और दीप। 1 2 3 4 5 6 7, एक रह गया, ठीक है, एक रह गया, वो रह गया हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनका सबका जो जिक्र है वो भारत के संविधान के भाग 8 में मिलेगा। इनको केंद्र शासित प्रदेश क्यों कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपका दिमाग में बनता है तो मैं बता देता हूँ। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब है यहाँ पे शासन रहता है किसका, केंद्र सरकार का, यानी प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री के माध्यम से। यहाँ पे जो पुलिस है इन राज्यों की, वो राज्य सरकार के अधीन नहीं आती। एक्चुअल में राज्य सरकार है भी नहीं यहाँ पे। दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा के चुनाव होते हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। बाकी यहाँ पे किसी में मुख्यमंत्री नहीं चुने जाते हैं। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, जब से नया राज्य बना है, 370 और 35 ए आर्टिकल हटा है, तो यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे सीएम बनेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पे सीएम नहीं है। वैसे अगर वर्तमान में देखा जाए तो दिल्ली और पुडुचेरी 2 ही राज्य हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के सीएम के हाथ में यहाँ की पुलिस व्यवस्था नहीं आती। पुलिस व्यवस्था जो होती है वो उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र शासित जो आपका गृह मंत्रालय है वो उसको संचालित करता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पंचायतों के बारे में, तो पंचायतों के बारे में आपको मिलेगा भाग 9 में, और नगर पालिकाओं के बारे में आपको मिलेगा भाग 9 ए में। अगर राज्यों के संबंध में बात करूँ तो राज्य आपको मिलेंगे 6 में, और 8 में आपको मिलेंगे केंद्र शासित प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए गठन किया जाता है, तो ये किया गया 338 बी में। ध्यान रखना, 338 बी में राज्य पिछड़ा आयोग, ओबीसी आयोग के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आबादी के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, यानी कि कौन सी अनुच्छेद है जहाँ पे एक क्षेत्र है कोई भी भारत का, मान लो
कोई भी एक क्षेत्र है उसके तहत कोई एक विशेष प्रकार की बोली बोली जा रही है, तो उस बोली को बचाने का काम भारत सरकार करेगी। और ये भारत सरकार करेगी तो भारत सरकार किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार के पास ये काम दिया गया है? ऑप्शन 337, 357, 347 और 374 यहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 347। 347 के तहत किसी भी राज्य में कोई सी भी भाषा के बारे में, मतलब उनकी क्षेत्रीय भाषा के बारे में बढ़ाने के लिए, उनको संरक्षण करने के लिए सरकार पूरा काम करेगी। अगर मैं बात करूं भाषा से संबंधित, तो भाषा जो है ये भारतीय संविधान के 343 से 351 तक के अनुच्छेद में आपको मिलेगी। आपको पता है हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, ये 343 में आपको हिंदी मिलेगी। हिंदी जो है भारत की राज्य भाषा है, सॉरी राज्य भाषा है, राज्य भाषा है। हिंदी भारत की राज्य भाषा है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि भाग कौन सा है, तो ध्यान रखना हिंदी का जो भाषा का जो भाग है वो आपको मिलेगा भाग 17 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र के किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? संशोधन करने का जो लॉजिक है, ये जो नियम है वो 368 में दिया गया है। और इसका जो लॉजिक है, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में संशोधन करने की जो प्रोसेस है ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, और ये संविधान के 368 में हम भाग संशोधन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि भाग कौन सा है इसमें हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं अनुच्छेद के अलावा, तो भाग है 20 और अनुच्छेद है 368, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की जो सहायक शक्तियां होती हैं उससे कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे संबंधित है? तो है अनुच्छेद 140। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है? धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित आपको मिलेगा 25 से 28 में। मैं प्रत्येक के बारे में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 25, 26, 27 और 28। देखिए 25 में है कि धर्म के स्वतंत्र व्यवसाय, कोई भी धर्म आपने बनाया है उससे संबंधित आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है। प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यहाँ पे अलग सकते हैं धर्म, धर्म का प्रचार प्रसार आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी आपका धर्म है, धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। व्यक्ति जो है वो निश्चिंत है अगर उस धर्म को भारत सरकार जो है किसी भी तरह से अपराध की श्रेणी में नहीं रखती है तब, ठीक है। भारत में इस तरह का अभी तक कोई भी ऐसा धर्म अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अनुच्छेद 26 में आपको मिलेगा धार्मिक मामलों में धार्मिक मामलों के प्रावधान। धार्मिक मामलों के प्रावधान का मतलब है कि धार्मिक से धर्म से संबंधित जितने भी मामले हैं, चाहे वो आप कोई भी उनसे संबंधित जो भी उनके क्रियाकलाप होते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उन सबका प्रावधान आपको अनुच्छेद 26 में मिलेगा। 27 में है धर्म के प्रचार के लिए कर का भुगतान। आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आप जिस धर्म के मानने वाले हैं, धर्म के प्रचार, धर्म का प्रचार के लिए कर का भुगतान। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी धर्म से संबंधित प्रचार करने के लिए आपको टैक्स चाहिए, आप कह सकते हैं आप अपनी लॉजिक अपनी देहाती भाषा में चंदा जो होता है जिसको इकट्ठा किया जाता है लोगों से, धर्म के मानने वाले लोगों से, आप चंदा ले सकते हो। धर्म से संबंधित जबरदस्ती नहीं कर सकते, उनकी इच्छा के अनुसार आप चंदा ले सकते हो। तो ये आपको आर्टिकल 26 में 27 में मिलेगा। 28 में यह है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उनमें पूजा से संबंधित की जा सकती है, कुछ में, सब में नहीं है। ये संविधान ये स्पष्ट नहीं किया गया है भारतीय संविधान में कि कौन से संस्थान होंगे जिसमें जो है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। इसी को लेकर आपने देखा होगा कि जो हिजाब का जो विरोध चल रहा है केरल में बड़े पैमाने पर, ये इसी अनुच्छेद को लेकर चल रहा है 28 को लेकर, क्योंकि यहाँ में दिया गया है कुछ अनुसंधान शिक्षा संस्थान है जिसके बारे में ये कहा गया है कि वो शिक्षा संस्थानों में हम जो है भारत सरकार के आदेश पर उन पर धार्मिक शिक्षाएं दी जाती। आपने देखा होगा मुस्लिम धर्म संबंधित मदरसा चलाए जाते हैं पूरे भारत में, और मदरसे में जो होती है वो धर्म की शिक्षा भी दी जाती है। उसी तरह के हिंदू धर्म में गुरुकुल चलाए जाते थे पहले, अब गुरुकुल शायद ही कहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। उन गुरुकुलों में भी धार्मिक शिक्षा का प्रावधान देने का था, लेकिन जो सरकार के द्वारा चलते हैं उसमें ऐसा कोई लॉजिक होता नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें यह भी कन्फ्यूजन वाली बात है, इसमें कोई स्पष्ट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में वह कौन सा
अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में उल्लेख मिलता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है इसको हम बोलते हैं कैग, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल। इसका जो अनुच्छेद आपको मिलेगा ये है आपको 148 में। कैग के बारे में बता दूं, इसकी जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसका जो टाइम पीरियड रहता है, कार्यकाल रहता है, वो रहता है 6 वर्ष का, यानी कि 6 वर्ष के समय तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। और इसको हटाने की जो प्रक्रिया है, वो हटाने की प्रक्रिया वही है जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। लगभग महाभियोग की तरह ही प्रक्रिया है, इसको लोकसभा राज्यसभा के द्वारा उसी की प्रोसेस के तहत महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ठीक है, और ध्यान रखना वर्तमान में जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो इससे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे, गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्तमान में बनाया गया है कैग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काम क्या करता है इसके बारे में बता दूंगा। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ध्यान रखना राज्य की सरकार हो या फिर कोई केंद्र सरकार हो, भारत की तो एक केंद्र सरकार होती है, राज्य हमारे जो है वो 28 है, उन सबकी जो सरकारें हैं उन सबका जो लेखा जोखा है, आय और व्यय, लेखा जोखा का मतलब है कितना आमदनी हुई सरकार को और कितना यहाँ पे खर्चा हुआ, इस सब का रिकॉर्ड जो होता है वो कैग रखता है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण पद है, काफ़ी अच्छा पद है ये एक दृष्टि से। जितने भी घोटाले वगैरह होते हैं वो कैग की रिपोर्ट के बाद ही सामने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत किया गया है। तो यहाँ पे है दूसरी अनुसूची में क्या है, भाषा है। पहली अनुसूची जो है वो राज्य और केंद्र शासन संबंधित है। शपथ या पुष्टि की तीसरी अनुसूची प्रपत्र। राज्यों की परिषद में सीटों का जो चौथा सूची जो है वो आवंटन कहती है। देखिए यहाँ पर जो गलत दिया हुआ है वो आपको छांटना है, तो इसका जो गलत मैं आपको बता दूं, गलत जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर पहला ही। मैंने आपको बताया था जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची का हिस्सा है, दूसरी अनुसूची में भाषा नहीं मिलेगी। दूसरी अनुसूची में जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा राष्ट्रपति हो गए। दूसरी अनुसूची में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के जज और लोकसभा, इनके सबका वेतन के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज, इनका जो वेतन होगा वो कितना होगा, भारतीय संचित निधि से इनका वेतन आपको बताया आता है। इन सब के बारे में आपको सूची नंबर 2 में आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंधित प्रावधानों से संबंधित यहाँ पर है। तो यहाँ पे इसका आंसर है वो है 244 वन। 244 वन में 4 राज्यों को हम छोड़ दें, ध्यान रखा अनुसूचित क्षेत्र में 4 राज्यों को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, इनको रखा गया है 244 में और यह है सिर्फ 244 एक में। ठीक है, आगे इसका संबंधित क्वेश्चन आएगा। 244 वन में आपको जो मिलेगा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित मिलेगा, एससी और एसटी के क्षेत्र हैं उससे संबंधित। यहाँ पे 4 राज्य कौन से हैं इससे संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं रिसेंटली एग्जाम में, ध्यान रखना असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आगे क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा जिसमें पूछेगा कौन सा राज्य इसमें से है। इन चारों राज्यों को छोड़ा जाए तब जाके ये आपको 244 एक में इनसे संबंधित क्षेत्रों का विवरण आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है। मैंने कहा छठी अनुसूची में सिर्फ कितने राज्य शामिल है, 4, जो भी मैंने बताए थे उसमें से आपको बताना है यहाँ से राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आप दीजिएगा, मैंने इससे पहले अभी बताया आपको। तो बताइए उसमें से जो 4 मैंने अभी इससे पहले वीडियो वाले में लिखे थे उसमें से इसमें से कौन सा ऑप्शन जो था वो सही था। उसमें से 4 में से एक उसमें आपको मिलेगा, चाहे नागालैंड मिले, चाहे मणिपुर मिले, चाहे अरुणाचल प्रदेश मिले, चाहे मिजोरम मिले, वो आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो वित्तीय आपातकाल प्रावधान के भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसमें, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि वित्तीय आपातकाल जो आपको लगेगा वो लगता है भारत में 360 में। तो 3 तरह के आपातकाल भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। पहला आपातकाल जो है वो 352 में, दूसरा आपातकाल का प्रावधान 356 में, तीसरा आपातकाल का प्रावधान 360 में। पहला है राष्ट्रपति शासन, फिर है राष्ट्र के सॉरी
इसमें है आपका, एक है आपका जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, फिर बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, और फिर बोलते हैं वित्त आपातकाल। वित्त आपातकाल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, ये मैंने बताया है जब मैंने संविधान के विदेशी प्रभाव के बारे में बता रहा था। तो इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन ये है कि जो वित्त आपात का कॉन्सेप्ट है, बाकी का नहीं, सिर्फ वित्त आपातकाल का कॉन्सेप्ट है, वो भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है। वित्त आपातकाल में क्या होता है कि मान लो कोई सी भारत की सरकार पर रुपया या धन की कमी पड़ जाती है, तो उस कंडीशन में वित्त आपातकाल लग जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी सरकार के खर्चे होते हैं वो रोक दिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं। सरकार जो अपने कर्मचारियों को सैलरी देती है, भत्ता देती है, उसको कम या ख़त्म या फिर उसको एक समय के लिए रोक दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, तो लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, 21 अनुच्छेद में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन है आपके 93, 85, 97 या फिर 100। तो इसका मैं राइट आंसर आपके लिए बता दूं, इसका राइट आंसर जो है वो है अनुच्छेद नंबर 93। 93 में आपको लोकसभा का अध्यक्ष मिलेगा और उसी के लोकसभा उपाध्यक्ष मिलेगा। ध्यान रखें, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, अगर लोकसभा अध्यक्ष इस्तीफा देता है तो उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष जो इस्तीफा देता है वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। भारतीय संविधान में 2 पद ऐसे हैं जो एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को, और लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को। उसके बाद जो राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभाओं के गठन का प्रावधान, राज्यों में विधानसभा गठन होगी जिसमें मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, ये किस अनुच्छेद में आपको मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 168। 368 वाला वही संशोधन संविधान है। ठीक है, भाग 20 में, तो उसी संबंधित आप रट सकते हो। तो 368, तो ये 168 है। 168 में क्या होगा, राज्य सरकारों का जो कॉन्सेप्ट रहता है सरकार बनाने का, विधान मंडल इसको हम बोलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा अनुच्छेद 168 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको समझ में आई होगी। थोड़ी सी क्लास मैंने आज जल्दबाजी में, समय का अभाव के चक्कर में थोड़ा डिटेल से नहीं बता पाया था, लेकिन अगली क्लास जो होगी उसमें हम पूरे डिटेल्स डिस्कशन बात करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो आप इस वीडियो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जैसे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके।